फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर.वी. प्रसाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर.वी. प्रसाद। दोस्तों, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए फिजिक्स एवं मैथ से संबंधित वीडियो क्लिप आप तक पहुंचता रहे और आपके फिजिक्स और मैथ की मुकम्मल तैयारी होती रहे। पिछले के वीडियो क्लिप में हमने प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता किस प्रकार से होती है और अतिचालकता क्या होता है, इन दोनों तथ्यों के विषय में अध्ययन किया था। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जो विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत सामर्थ्य है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक बाहर से विद्युत सेल आरोपित करना पड़ता है। तो ये हमारा प्रतिरोध है और ये परिपथ से जुड़ा हुआ है। इस प्रतिरोध में, इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हम विद्युत स्रोत को जोड़े हैं विद्युत सेल के रूप में, और इस विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल E है। ये सेल इस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए या फिर आवेश के प्रवाह के लिए ऊर्जा देता है और यही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कही जाती है। तो आप विद्युत ऊर्जा की परिभाषा एक लाइन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में आवेश के प्रवाह के लिए, इसको आप विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कह सकते हैं, प्रदान की जाती है। विद्युत स्रोत द्वारा प्रदान की गई यही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कही जाती है। तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विद्युत स्रोत द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है और यही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कही जाती है। तो जब विद्युत स्रोत इस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है तो इस परिपथ में तमाम उपकरण हो सकते हैं। विद्युत बल्ब भी हो सकता है, विद्युत फैन भी हो सकता है, विद्युत हीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस विद्युत स्रोत द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, ये ऊर्जा विद्युत उपकरण में उपयोग की जाती है। अगर विद्युत स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा बल्ब को दी जाती है तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, और यदि पंखे को दी गई ऊर्जा होती है तो वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और यदि विद्युत ऊर्जा हीटर को दी जाती है तो यह विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो कहने का आशय है कि परिपथ में जिस तरह के उपकरण होते हैं वो उपकरण इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग उस तरह से करते हैं। अब मान लेते हैं कि जो उपकरण लगा हुआ है उसमें रेजिस्टेंस R है। हर उपकरण का अपना रेजिस्टेंस होता है। तो ये उपकरण लगा हुआ उपकरण के रेजिस्टेंस को हमने R के रूप में दिखाया है, और जब विद्युत स्रोत से इस उपकरण को जोड़ा जाता है तो विद्युत स्रोत द्वारा I धारा प्रवाहित कर दी जाती है, और I धारा प्रवाहित करने के कारण इस प्रतिरोध के सिरों के बीच भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो परिपथ में प्रतिरोध के दो सिरों के बीच विभवांतर के लिए हम परिभाषा जानते हैं। तो वो क्या परिभाषा होती है कि एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है या विद्युत स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है वही कार्य परिपथ के दो सिरों के बीच का विभवांतर होता है। क्या कि यदि विद्युत स्रोत द्वारा W कार्य किया जाए, कितना कार्य किया जाए, W कार्य किया जाए, और इस W कार्य करने में इस परिपथ में Q आवेश प्रवाहित हो जाए, Q आवेश प्रवाहित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में W/Q का मान जो होता है वो परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से V = W/Q हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि यदि परिपथ में लगे उपकरण का प्रतिरोध R हो तथा विद्युत स्रोत द्वारा प्रवाहित धारा I के कारण T समय में प्रवाहित आवेश Q हो, तो हम जानते हैं प्रवाहित आवेश Q बराबर विद्युत धारा I इंटू समय अंतराल T। तो क्या हो जाता है
या तो I इज इक्वल टू क्यू अपान टी लिख सकते हैं, और इसी को लिख सकते हैं Q बराबर I इंटू टी, ये लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, यदि विद्युत स्रोत द्वारा इस Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा E अथवा किया गया कार्य W हो, जितना कार्य किया जाएगा उतना ही विद्युत स्रोत द्वारा ऊर्जा दी जाएगी। तो E और W एक ही होगा, तो क्या हो जाता है, अतः E बराबर क्या हो जाएगा, W। अब क्या हम यहाँ से जानते हैं कि इस परिपथ में लगे प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर भी बराबर किया गया कार्य W बटा Q। तो क्या लिखेंगे, सिंस परिपथ के, हम परिपथ में एक प्रतिरोध लगा हुआ है तो इसको परिपथ भी कह सकते हैं और प्रतिरोध भी कह सकते हैं। तो चूंकि परिपथ के सिरों के बीच का विभवांतर V इक्वल टू हम जानते हैं W अपान Q होता है, तो ऐसी स्थिति में W इक्वल टू क्या हो जाएगा, अतः विद्युत स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा, और जो ऊर्जा दी जाती है उसी को आप विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, विद्युत ऊर्जा E V इंटू Q यहाँ से, और यहाँ पर हम Q इक्वल टू आई टी देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट विद्युत ऊर्जा बराबर V अपनी जगह रहेगा इंटू आई टी हो जाता है। V अपनी जगह रहता है और इंटू क्या हो जाता है, आई टी हो जाता है। तो एक तो ये हो गया हमारा E इज इक्वल टू V इंटू आई टी, और दूसरा अगर हम V को धारा I और प्रतिरोध R के रूप में लिखना चाहें तो V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा E बराबर V को हम आई आर लिख सकते हैं, तो आई आर इंटू आई टी, क्या हो जाता है यहाँ से, E बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये एक फार्मूला और बन गया, और एक फार्मूला ये है E बराबर वी आई टी, या इसी को हम W बराबर क्या लिख सकते हैं, वी आई टी लिख सकते हैं, क्योंकि इस स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही स्रोत की विद्युत ऊर्जा है। और आगे हम क्या लिख सकते हैं, अब इस I को हम विभवांतर V और प्रतिरोध R के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, V इक्वल टू आई आर अगर लिखते हैं, V इक्वल टू आई आर अगर लिखते हैं तो I इक्वल टू V बाई आर भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट E इज इक्वल टू V को अपनी जगह रहने दीजिए और I को लिख दीजिए V बाई आर इंटू टी। क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R इंटू टी। एक फार्मूला ये भी बन गया। तो सेल की विद्युत ऊर्जा के लिए या विद्युत स्रोत की विद्युत ऊर्जा के लिए तीन फार्मूले, E बराबर वी आई टी, E बराबर आई स्क्वायर आर टी और E बराबर वी स्क्वायर बाई आर टी। ये तो विद्युत ऊर्जा के रूप में तीन फार्मूले हो गए। आप इन तीनों फार्मूलों को इस रूप में भी लिख सकते हैं। E की जगह W लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू वी आई टी, और दूसरा W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा W इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब इस विद्युत स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा के कारण विद्युत उपकरण कार्य करते हैं, तो इस W को हम विद्युत उपकरण का कार्य भी मान सकते हैं। विद्युत उपकरण कार्य करते हैं और उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, विद्युत स्रोत से मिलती है। तो ये जो कार्य होगा वो विद्युत स्रोत का भी होगा, और यही कार्य हमको प्राप्त होगा विद्युत उपकरण से। तो विद्युत उपकरण का भी कार्य हो गया और विद्युत स्रोत का भी कार्य हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य W तथा दी गई ऊर्जा
ई बराबर होंगे। अब आगे क्या लिखेंगे, विद्युत स्रोत द्वारा यही दी गई ऊर्जा विद्युत उपकरण द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। विद्युत स्रोत द्वारा दी गई इसी ऊर्जा के कारण विद्युत उपकरण कार्य करते हैं। अतः विद्युत उपकरण द्वारा किया गया कार्य भी W इक्वल टू ई। यहाँ से हम देख लिए कि ये जो विद्युत स्रोत विद्युत ऊर्जा को प्रदान करता है, उसी ऊर्जा की वजह से हर उपकरण कार्य करता है। तो जितना ऊर्जा ये देगा उतना ही कार्य विद्युत उपकरण करेगा। तो विद्युत उपकरण का कार्य भी क्या हो जाएगा, W इक्वल टू वी आई टी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, अब चूंकि हर उपकरण द्वारा कार्य किया जाता है, तो उपकरण के कार्य करने का दर या फिर विद्युत स्रोत के कार्य करने का जो दर होगा उसी को हम विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या बन के आया, विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि परिपथ में विद्युत उपकरण द्वारा प्रति सेकंड किए गए कार्य को, या फिर कह लें कि परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा प्रति सेकंड प्रदान की गई विद्युत ऊर्जा को हम विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो क्या हो गया आगे, अभी तक हमने विद्युत ऊर्जा देखा था, अब विद्युत सामर्थ्य, इसको हम शक्ति भी कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य, सामर्थ्य को क्या कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं। तो विद्युत सामर्थ्य क्या हो गया, परिपथ में विद्युत स्रोत लगा हुआ है और विद्युत स्रोत प्रति सेकंड जितना ऊर्जा प्रदान करता है परिपथ को, वो क्या हो जाता है, विद्युत सामर्थ्य हो जाता है। दूसरी परिभाषा, परिपथ में लगे हुए उपकरण के द्वारा प्रति सेकंड जितना कार्य किया जाता है वो विद्युत उपकरण का विद्युत सामर्थ्य हो जाता है। तो विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा क्या बन के आएगी कि परिपथ में लगे विद्युत स्रोत द्वारा प्रति सेकंड प्रदान की गई विद्युत ऊर्जा अथवा परिपथ में लगे उपकरण द्वारा प्रति सेकंड किए गए कार्य अथवा उपकरण द्वारा प्रति सेकंड ली गई विद्युत ऊर्जा को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा हो या विद्युत सामर्थ्य हो, सबका एक ही मतलब होता है। जैसे मैकेनिक्स में हम ऊर्जा के मात्रक को जूल लिखते हैं, तो यहाँ पर भी विद्युत ऊर्जा के मात्रक को जूल लिखेंगे। और विद्युत ऊर्जा का विमीय सूत्र वही होता है जो सामान्य ऊर्जा का होता है। तो विद्युत ऊर्जा के लिए कोई स्पेशली न तो मात्रक होता है न तो विमीय सूत्र होता है। जो मात्रक एवं विमीय सूत्र सामान्य ऊर्जा का होता है वही मात्रक एवं विमीय सूत्र विद्युत ऊर्जा का होता है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो ये सामर्थ्य कहते हैं प्रति सेकंड किए गए कार्य को, या कह लें कि एक सेकंड में विद्युत उपकरण द्वारा जितना कार्य किया जाता है, या एक सेकंड में विद्युत उपकरण द्वारा जितनी ऊर्जा ली जाती है, या एक सेकंड में विद्युत स्रोत द्वारा जितना ऊर्जा प्रदान किया जाता है, यही ऊर्जा क्या कहलाती है, उस उपकरण का विद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो आप कभी कभी किसी विद्युत उपकरण को देखते होंगे तो उस विद्युत उपकरण पर वोल्ट लिखा रहता है, यानी कितने वोल्ट पर ये काम करेगा वो लिखा रहता है, और सामर्थ्य वाट के रूप में लिखा रहता है। जैसे एक बल्ब को लेते हैं तो उस पर 220 वोल्ट और 100 वाट, 50 वाट, 10 वाट इस तरह से लिखे होते हैं। तो हर उपकरण का अपना सामर्थ्य होता है जो उस उपकरण पर इंगित होता है। तो ये अगर इसमें कोई उपकरण लगा हुआ है और ये उपकरण एक सेकंड में जितना कार्य करेगा वही कार्य क्या हो जाता है, उस उपकरण का विद्युत सामर्थ्य हो जाता है। तो विद्युत सामर्थ्य को हम P से लिखते हैं, जैसा कि अन्य जगह भी P ही से लिखते हैं। तो विद्युत सामर्थ्य को P से लिखते हैं और P इक्वल टू W/T करते हैं। तो क्या हो जाता है, यदि T समय में विद्युत उपकरण द्वारा विद्युत स्रोत से ली गई ऊर्जा अथवा उपकरण द्वारा किया गया कार्य W हो तो विद्युत सामर्थ्य, इसको विद्युत शक्ति भी कहते हैं। तो ये उपकरण का भी विद्युत सामर्थ्य होता है, क्योंकि उपकरण कार्य करता है
और ये विद्युत स्रोत का भी सामर्थ्य होता है, क्योंकि विद्युत स्रोत भी आवेश के प्रवाह के लिए कार्य करता है। तो विद्युत सामर्थ्य P इज इक्वल टू W/T। और W के मान को आप जान गए हैं कि W इज इक्वल टू VIT होता है, W इज इक्वल टू I²RT होता है और W इज इक्वल टू V²R/T होता है। तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT/T इज इक्वल टू VI पहला। दूसरा P इज इक्वल टू हो जाएगा इसी में I²RT/T इज इक्वल टू I²R। और तीसरा P इज इक्वल टू हो जाएगा V²R इंटू T बटा T इज इक्वल टू V²R। तो क्या क्या हो गया, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I²R और P इज इक्वल टू V²R। ये 3 फार्मूले हो गए विद्युत सामर्थ्य के लिए। विद्युत सामर्थ्य के लिए 3 फार्मूले। और इसका मात्रक क्या होगा, वाट, जैसा कि अन्य सामर्थ्य का मात्रक होता है। तो विद्युत सामर्थ्य का मात्रक वाट कहते हैं, जो जूल प्रति सेकंड भी होता है। अगर हम P इज इक्वल टू W/T लिख रहे हैं तो W का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। तो सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड होगा, जिसको हम वाट कहते हैं। और मात्रक क्या होते हैं, किलोवाट, और क्या, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, इस तरह से बड़े बड़े मात्रक होते हैं। उसके एक विशेष मात्रक और होता है जिसको हम अश्वशक्ति या हार्स पावर कहते हैं। तो विद्युत सेक्टर में भी या किसी भी मशीनी उपकरण का जो सामर्थ्य होता है वो हार्स पावर के रूप में मापते हैं। जैसे कोई विद्युत मोटर होता है, उसका सामर्थ्य कहते हैं कि ये इतने हार्स पावर का है। आपकी बाइक होती है, वो भी, उसमें भी सामर्थ्य होता है। तो हर बड़े उपकरण का अपना एक सामर्थ्य होता है, जिसको अक्सर करके हार्स पावर के रूप में लिखते हैं। उपकरण बड़े होते हैं तो उनका सामर्थ्य हार्स पावर के रूप में, और छोटे उपकरण होते हैं तो यही किलोवाट, मेगावाट, टेरावाट, गीगावाट या फिर वाट, अन्य तरह के मात्रक होते हैं। तो विद्युत सामर्थ्य का एक और मात्रक होता है, क्या लिखेंगे कि विद्युत सामर्थ्य का एक और मात्रक अश्वशक्ति, हार्स पावर होता है। अब चूंकि अश्वशक्ति, हार्स पावर भी सामर्थ्य का मात्रक है और वाट भी सामर्थ्य का मात्रक है, तो हार्स पावर और वाट में एक संबंध होता है। वो क्या होता है कि एक हार्स पावर बराबर 746 वाट। ये इस तरह से एक हार्स पावर बराबर 746 वाट। तो ये हमारा सामर्थ्य का मात्रक हो गया। और अगर सामर्थ्य का विमीय सूत्र लिखें तो जैसे हर सामर्थ्य का विमीय सूत्र होता है, उसी तरह से विद्युत सामर्थ्य का भी विमीय सूत्र होता है, और वो होता है mL²T-3। तो विद्युत सामर्थ्य का ये हो गया विमीय सूत्र। आगे हम बड़ा चर्चित क्वेश्चन ये होता है कि अलग अलग वाट के, अलग अलग सामर्थ्य के विद्युत बल्ब किसी परिपथ में लगे हुए हैं, तो समांतर क्रम में लगने पर कौन सा बल्ब ज़्यादा प्रकाश देगा और श्रेणी क्रम में लगने पर कौन सा प्रकाश ज़्यादा होगा। तो उसको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं आपसे। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। तीन बल्ब हैं, एक 40 वाट का है, दूसरा 60 वाट का है और तीसरा 100 वाट का है। पहली स्थिति में जब तीनों बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाएगा, नियत होगा। और जब भी नियत होगा तो तीनों ही बल्ब के लिए सामर्थ्य का एक ही फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू V²/R। अब इस फार्मूले के हिसाब से जो 100 वाट का बल्ब है उसके लिए
रेजिस्टेंस का मान सबसे कम होगा, यानी यहाँ से 100 वाट के बल्ब के लिए प्रतिरोध सबसे कम। और चूंकि समांतर क्रम में भी नियत होता है, तो ऐसी स्थिति में ई के लिए फार्मूला जो लगाते हैं वो लगाते हैं V²/R इंटू टी। भी नियत है इसलिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे एनर्जी के लिए। तो यहाँ से चूंकि 100 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम है, इसलिए ई का मान 100 वाट के बल्ब के लिए सर्वाधिक होगा, अतः यह अधिक चमकेगा। ये हो गया, यानी समांतर क्रम में अगर तीनों बल्ब जुड़े हुए हैं तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वो सबसे अधिक चमकेगा। अब बात आती है श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम में P = V²/R, जिसका सामर्थ्य सबसे कम है उसके लिए प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ से क्या हो गया कि 40 वाट के बल्ब के लिए प्रतिरोध सर्वाधिक होगा। और तब फार्मूला कौन सा लगाएंगे? इस श्रेणी क्रम में क्या होता है, आई नियत होता है। आई क्या होता है? नियत होता है। तो ई के लिए जो फार्मूला लगेगा वो V²/R इंटू टी नहीं लगेगा, वहाँ पर चूंकि आई नियत है तो लिखेंगे I² इंटू टी। अब इस फार्मूले के हिसाब से R सबसे अधिक 40 वाट के बल्ब का है, इसलिए ई का मान सर्वाधिक 40 वाट के बल्ब का होगा। तो यहाँ से इंप्लाइड है 40 वाट के बल्ब के लिए ऊर्जा सर्वाधिक होगी, अतः यह सर्वाधिक चमकीला होगा, सबसे ज़्यादा चमकीला जलेगा। तो यहाँ से हमने देखा 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जिस बल्ब का सामर्थ्य सबसे अधिक है वो सबसे अधिक चमकेगा, क्योंकि V²/R के हिसाब से इस 100 वाट वाले बल्ब का सामर्थ्य सबसे ज़्यादा है तो प्रतिरोध सबसे कम हो जाएगा। और जब प्रतिरोध सबसे कम हो जाएगा तो ई के लिए, चूँकि समांतर क्रम में भी नियत होता है, तो ई के लिए V²/R इंटू टी का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ भी नियत है तो भी वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ई का मान सबसे अधिक 100 वाट के लिए आएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा चमकीला होगा। श्रेणी क्रम में P = V²/R के हिसाब से हम देखेंगे कि 40 वाट का बल्ब है उसका प्रतिरोध सबसे अधिक है, और जब प्रतिरोध सबसे अधिक है तो आई के नियत होने के कारण I² टी वाला फार्मूला लगाएंगे, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा चमकीला होगा। तो ये हमारा हो गया कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विद्युत सामर्थ्य क्या होता है, और श्रेणी तथा समांतर क्रम में विभिन्न सामर्थ्य के उपकरण अगर लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं, तो कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। अगर बल्ब है तो कौन ज़्यादा चमकीला जलेगा, और अगर अन्य कोई उपकरण है तो कौन ज़्यादा ऊर्जा खाएगा। इस तरह का सवाल को देखा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है किलोवाट घंटा क्या होता है और ये किसका मात्रक है। तो किलोवाट देखते ही आप विद्युत सामर्थ्य का मात्रक इसको बता देते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। किलोवाट घंटा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है और इसी को यूनिट कहते हैं। तो आइए किलोवाट घंटा अथवा यूनिट को देखते हैं। जब आप घरेलू कनेक्शन लेते हैं तो आप का जो बिल आता है वो यूनिट में आता है, तो वो यूनिट यही है किलोवाट घंटा वाला। तो इसका परिभाषा बनता है जैसे कि यहाँ पर लिखा है किलोवाट, यानी 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और ये हमारा क्या है, घंटा है। तो यहीं से एक फार्मूला बन के आता है कि यदि 1000 वाट या 1 किलोवाट के किसी उपकरण को 1 घंटे तक उपयोग किया जाता है तो उसके द्वारा खर्च की गई जो ऊर्जा होती है वो 1 किलोवाट घंटा होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो क्या परिभाषा बन के आएगा कि किसी 1 किलोवाट अथवा 1000 वाट के उपकरण को 1 घंटे तक उपयोग करने में जितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होती है उसी व्यय ऊर्जा की मात्रा को किलोवाट घंटा कहते हैं। यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अब किलोवाट घंटा को हम जूल में बदलना चाहेंगे तो क्या होगा, 1 किलोवाट
घंटा बराबर किलोवाट विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है, इसको हम वाट में बदल लेते हैं क्योंकि जूल में हमको पूरा बदलना है। जूल यमकेएस पद्धति का मात्रक है, तो इन सबको हम यमकेएस पद्धति में बदल लेते हैं। तो 1 किलोवाट को हम 1000 वाट लिख सकते हैं, तो 1000 वाट हो गया। अब ये वाट यमकेएस पद्धति का मात्रक हो गया सामर्थ्य का। और घंटे को हम, चूंकि यमकेएस पद्धति में सेकंड होता है, तो घंटे को हम किस में बदलते हैं, सेकंड में बदलते हैं। तो 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये पूरा हो गया सेकंड। अब यहां से क्या हो जाएगा, 1000 गुणे 3600 इंटू वाट इंटू सेकेंड। ये क्या हो गया, 3.6 गुणे 10⁻6। वाट सामर्थ्य का मात्रक है और सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी है, तो क्या लिखेंगे, जूल प्रति सेकंड इंटू सेकंड। क्या हो जाता है, ये कट जाता है, क्या बच जाता है, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। किसमें, 1 किलोवाट घंटा में, या किलोवाट घंटा को आप यूनिट में कहते हैं, तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। तो ये हमारा हो गया किलोवाट घंटा जिसको यूनिट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा किलोवाट घंटा जिसको यूनिट कहते हैं। ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है और 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। तो इस तरह से हमारा विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत सामर्थ्य के कौन कौन से मात्रक होते हैं, और यदि 2 या 2 से अधिक बल्ब जो अलग अलग सामर्थ्य के हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कौन सा बल्ब अधिक चमकीला होगा और कौन सा बल्ब कम चमकीला होगा। साथ ही हमने एक विद्युत ऊर्जा का मात्रक देखा किलोवाट घंटा जिसको यूनिट कहते हैं, और 1 यूनिट बराबर कितना होता है इसको भी हमने देखा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स एवं मैथ की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।